हे गाइस, दिस इज़ फैसल एंड यू आर विजिटिंग स्टडी विद फैसल। आज हम करेंगे सदिश बीजगणित चैप्टर जो 10वां है आपका वेक्टर अलजेब्रा, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने ही आने हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें कुल मिलाकर 25 से 28 या 30 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में इन्हीं में ही मिलेगा और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चों। और सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले इन फॉर्मूले को याद करना। फॉर्मूले जो होते हैं ना, आपके हथियार होते हैं। बिना हथियार के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। इसी प्रकार बिना फॉर्मूले के आप कोई सवाल हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या है। फॉर्मूला पहला है कि दो सदिशों, देखिए ये क्या है, दो सदिशों ए बी तथा बी सी का योग क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बचेगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि ए बी वेक्टर निकालना हो और बिंदु बी का स्थिति सदिश ज्ञात हो और बिंदु ए का स्थिति सदिश ज्ञात हो, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखना। और अगर कोई सदिश है, जैसे ए से ए तक है तो उसका मान क्या होगा, जीरो। या बी से बी तक है ना, तो उसका मान भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। या सी से सी तक हो तो उसका मान भी क्या होगा, ज़ीरो। ऐसे तो इन्हें फॉर्मूले को देख लें एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखिए, यदि बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है और बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करें, तब पी का स्थिति सदिश क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा कि एक वेक्टर देगा आपको, बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश देगा, ठीक है। और कहेगा कि एक तीसरा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इन्हें m अनुपात कोई अनुपात दे देगा, जैसे 2 है, 3, 3 2 भी दे सकता है ना, 2:3 में विभक्त करता हो। तब इसका स्थिति सदिश का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। जो पहला वेक्टर है उसमें तो गुना करनी है n की, और जो दूसरा वेक्टर है उसमें गुना करनी है m की, और नीचे दोनों का योग कर देना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक। और तीसरा चौथा फॉर्मूला, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। मध्य बिंदु के लिए देखिए अनुपात क्या बनेगा, 1:1। मध्य बिंदु तभी तो होगा जब वो समान अनुपात में विभक्त करेगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ और m की वैल्यू भी 1 रखूँ, तो इस फॉर्मूले में देखिए n बराबर 1 और m बराबर भी 1, और नीचे 1 + 1 कितना हुआ, 2, और ये आ गया आपका a + b/2। तो इस फॉर्मूले को भी आप देख लीजिएगा। और पांचवा देखिए, ये क्या है, एक बिंदु है, अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है और उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इनके साथ आई जे के लिख देंगे साथ में। जैसे एक्स के साथ क्या लिखेंगे, आई कैप, प्लस वाई के साथ क्या लिखेंगे, जे कैप, और जेड के साथ क्या लिखेंगे, के कैप। जैसे कोई बिंदु है 2,0,3, इसको आप स्थिति सदिश की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 2i प्लस 0j और प्लस 3k, ऐसे तो लिखेंगे। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, किसी भी सदिश को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए चौथा फॉर्मूला, ये मापांक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आपको किसी सदिश का मापांक कहे या उसका परिमाण कहे, तो हमें क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं एक्स वाई और जेड, इनके स्क्वायरों का योग कर देना है और अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, √x² + y² + z², ये फॉर्मूला बनेगा। और एकांक सदिश भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, डायरेक्ट आपसे एकांक सदिश पूछवा लेगा। तो एकांक सदिश क्या होता है, a कैप बराबर मोड a अपॉन मोड ए, सॉरी वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मोड, ये एकांक सदिश होता है। और याद रखना एकांक सदिश का मोड कितना होता है, एकांक सदिश का मोड होता है हमेशा 1, ठीक, याद रखिएगा। दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, बीच का कोण कोस थीटा बराबर a.b अपॉन मोड a मोड b, या एदिश गुणनफल a.b का फॉर्मूला याद रख लीजिए, a.b क्या होगा, मोड a मोड b और कोस थीटा, ठीक। और या ये नोट रखना कि I.I क्या होता है 1, J.J क्या होता है 1, और K.K भी होता है 1। और लेकिन अब अपोजिट की अगर गुना होगी, जैसे I की J में, J की K में या K की I में, तो उन सब का गुना क्या होगी, 0। ये आप याद रखिएगा, ठीक। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, या वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछ लेगा। याद रखिएगा, जिसकी भी दिशा में कहे, जिसके साथ दिशा में है, किसकी दिशा में, ए की दिशा में, तो उसका तो ले लीजिए मोड। जैसे यहाँ पर बी की दिशा में, यहाँ पर बी का ले लीजिए मोड, ये रहा, ठीक। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ऊपर, ठीक है।
तो क्या याद रखोगे कि जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकलवा रहा हो या जिस पर, कह देगा ए पर या बी पर, तो जिस पर या तो पर हो या फिर दिशा में वर्ड हो यूज, तो उसका तो मोड ले लेना है और नीचे लिख देना है और ऊपर क्या आना है ए डॉट बी। दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके। और ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि यदि दो सदिश लंबवत हैं तब ए डॉट बी का योग गुणनफल क्या होगा, 0। ठीक। और नेक्स्ट देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, लेकिन कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि, तो इनका हम अदिश गुणनफल करेंगे बल का और विस्थापन का। इस पर भी क्वेश्चन आता है। और एक बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखना है, बल आघूर्ण होता है बल गुना बीच की लंबवत दूरी, और इसमें डॉट प्रोडक्ट था, इसमें क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ए और बी का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर एक मोड और वेक्टर बी मोड साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, ए और बी के बीच लंबवत एकांक सदिश है। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर ए क्रॉस बी आपको निकालना हो, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू देगा आपको, बी वेक्टर की वैल्यू देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, तो ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक सारणी बनाइए ऐसे और आई जे के लिखिए, फिर वेक्टर ए वन ए के क्या है कोफिशिएंट, जैसे A1 A2 A3 इन्हें लिख लीजिए, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट लिखना है, जे के नीचे जे वाला कोफिशिएंट लिखना है और के नीचे के का वाला कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिन्ह सहित लिखना है, याद रखना। अगर प्लस है तो प्लस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर माइनस है कहीं तो माइनस जरूर लगाएंगे। ये फॉर्मूला 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर। यदि किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आएगा इस पर एक क्वेश्चन। ये पूछ लेगा आपको कि यदि दो किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये हैं क्रम से, तो ज्ञात कीजिए इसका क्षेत्रफल। ठीक। और अगर भुजाएं न देकर वो आपको विकर्ण दे, जैसे यहाँ पर है देखिए, यदि विकर्ण दिए हों तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, विकर्ण को हम डायमीटर बोलते हैं इसलिए इसे D1 और D2 बोलेंगे, तो 1/2 D1/D2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पर भी एक क्वेश्चन आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 A क्रॉस B का मोड। देखिए एक चतुर्भुज क्या होता है, दो त्रिभुजों से मिलकर ही तो बना होता है। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा ही तो होगा, तो इसका आधा कर देंगे। ठीक है, और ये नोट याद रखना है आपको, कौन सा नोट, ये वाला, कि आई क्रॉस आई क्या होता है 0, जे क्रॉस जी क्या होता है 0 और के क्रॉस के क्या होता है 0। और यदि हमें आई क्रॉस जे करना हो, जे क्रॉस के करना हो, के क्रॉस आई करना हो, तब हम एक चक्रीय नियम लगाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये चक्रीय नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, सर्किल ड्रॉ करने के बाद एरो लगाइए एक ही दिशा में ऐसे, और नाम दे दीजिए इसे आई, इसे जे और इसे के यहाँ पर। अब अगर मुझे आई क्रॉस जे करना है तो मुझे क्या मिलेगा, के। देखें आई क्रॉस जे एक ही दिशा में करना है, के मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मुझे के जे क्रॉस के करना हो तब मुझे मिल जाएगा आई। ठीक है, जे क्रॉस के बाद आई आएगा, नेक्स्ट मिलेगा। और इसके बाद अगर मुझे के क्रॉस आई करना हो तो मिल जाएगा मुझे जे। यहाँ ध्यान दी, ये नोट करने की बात है कि जिस के की गुना अगर मैं आई में करूँगा यानी अगले वाले में गुना करनी है तो उससे अगले वाला ही मिलेगा। अगर हम पीछे की ओर गुना करें, जैसे जे की गुना मैं आई में करूँ, जे की गुना आई में करूँ, तब मुझे मिलेगा के, लेकिन कैसा, माइनस में, क्योंकि हम पीछे की ओर चल रहे हैं। सेम इसी प्रकार अगर मैं के की गुना जे में करूँ उल्टी गुना, तब मुझे मिलेगा आई। ठीक है, आई वो भी कैसा, माइनस का, याद रखिएगा। और अगर मैं आई की गुना के में करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस के जे। ये याद रखिएगा आप, चक्रीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे सवाल करा देगा ये। एक नीचे लास्ट फॉर्मूला बचा है, ये देख लीजिए। यदि कोई रेखा अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक् कोज्याएँ क्या होंगी, LMN होंगी, और दिक् अनुपात जो होंगे X Y और Z होंगे। अल्फा बीटा गामा कैसे, देखिए ये एक 3D होता है। अगर कोई एक्स एक्स क्या होता है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आई कैप होगा, तो यहाँ हमेशा जे कैप होगा, और यहाँ पर हमेशा के कैप होगा। तो एक्स एक्स से बनाया गया कौन, पहला अल्फ़ा, वाई एक्स से बनाया गया कौन, दूसरा बीटा, और जेड एक्स से बनाया गया कौन, तीसरा गामा। ये होते हैं। तो अगर कोई रेखा या कोई सदिश एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स से क्रम से अल्फ़ा बीटा और गामा कौन बनाते हैं, तब उसकी दिक् कोज्याएँ क्या हो जाएंगी,
दिक्योज्य होंगी एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा। अब देखिए इनका फॉर्मूला भी है कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा का। क्या फॉर्मूला है देखिए, एल बराबर हमने क्या बताया अभी कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले एक्स लीजिए और नीचे इसका मोड ज्ञात कीजिए। मोड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा। और कोस बीटा क्या हो जाएगा, जैसे एक्स था तब की बार वाई आएगा और नीचे सेम आएगा, बिल्कुल जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आएगा। और कोस गामा क्या होगा, अब की बार जेड आ जाएगा और नीचे क्या होगा, ये मोड आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये रहे, ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार और याद रखिएगा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, 1 के बराबर। या कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 के। और अगर साइन के पदों में पूछ ले आपसे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, 2। चलिए बच्चों, अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ये पूरे चैप्टर 10 सदिश बीज गणित के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लिखे हैं आपके लिए। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे हैं। इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन में मिलेगा आपको, और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश या इसके अनुदिश एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला आप जानते होंगे। एकांक सदिश, किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश निकालना हो तो एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड, ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसे याद रखना। अब मान लीजिए ये एक वेक्टर की वैल्यू दी है आपको, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब एकांक सदिश निकालने के लिए हमें मोड ए भी चाहिए, तो इस वेक्टर का मोड ज्ञात कीजिए। मोड कैसे निकालते हैं, जो इनके आगे कोफिशिएंट लिखे हैं इनका स्क्वायर कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ -2 लिखा है, चाहे 2 लिखा हुआ, हमें प्लस की वैल्यू लेनी है। 2 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 9 और 1 10 और 4 14, तो √14 आ गया हमारा मोड ए का मान। ठीक, अब लिखेंगे वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए की वैल्यू ये रही, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और अपॉन मोड ए की वैल्यू √14, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो आप इसे करके जाइएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि ये दिया है सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। पहले क्या दिया था, केवल एक वेक्टर दिया था, उसके दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना था, लेकिन अब की बार 2 वेक्टर दिए हैं, तो पहले तो इनका योगफल और अंतर निकाल लीजिए, उसके बाद उनका मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब इनका योगफल निकालिए। योगफल क्या होगा, योगफल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दोनों को ऐड कीजिए। जब भी ऐड करते हैं तो आई और आई में ऐड होगा, जे में ऐड होगा और के में ऐड होगा। तो 2 और 2 4i, 2 और 1 3i, 3j सॉरी, 5 में से 3 गए, -2k कैप। ये आ गया आपका ए प्लस बी का मान, योगफल। अब अंतर निकालिए। अंतर क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अंतर निकालिए तो अंतर होगा, इसमें से घटेगा, तो 2 में से 2 गई 0, यहाँ पे 0 बच गया, और 2 में से 1 गया 1 बच गया,
और -5 -3 हो जाएगा, तो माइनस के 8 के कैप। अब निकालना है हमें मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश पहले योगफल की दिशा में निकालेंगे। तो योगफल सबसे पहले इनका मोड निकाल लीजिए आप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड क्या होगा? 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। तो 16 4 20 और 9 29, ये आ गया √29। यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड निकालिए, कितना होगा? 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग 64, तो ये आ गया √65। ठीक, अब निकालेंगे योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। योगफल की, देखिए योगफल की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश और मापांक सदिश को ऐसे लिखे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, ये हो जाए। तो वेक्टर ए प्लस बी का मान कितना था? ये था। तो अंतर की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड। ठीक, अब ए माइनस बी की वैल्यू ये रही, कितनी थी? ये 0i, चाहे इसे 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे j माइनस 8 के कैप अपॉन, और ए माइनस बी का मोड ये √65, ये आपका आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई वेक्टर दिया होगा आपको और पूछ लेगा इसकी दिक् कोज्याएं याद कीजिए या दिक् अनुपात याद कीजिए, तो इसमें हम दोनों निकालेंगे, दिक् अनुपात भी और दिक् कोज्याएं भी। ये सवाल मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी आगे देखते रहिए। तो जैसे वही वेक्टर ए दिया है आपको, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कोई वेक्टर है, इसकी दिक् कोज्याएं याद करनी है। तो दिक् कोज्याएं क्या होती है? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इनको बोलते हैं हम दिक् कोज्याएं, ये तीनों को। ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? कोस अल्फा का फॉर्मूला x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², और कोस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर y आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा, x² प्लस y² प्लस z², और कोस गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर z रहेगा, नीचे सेम रहेगा, x² प्लस y² प्लस z²। ये जो x y z है ये होते हैं दिक् अनुपात। अगर आपसे पूछता कि इस के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये जो कोफिशिएंट है, जैसे x है, यहाँ पर y है और ये z है, तो ये तो हो जाएंगे दिक् अनुपात। चलिए मैं लिख देता हूँ दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होंगे आपके? क्रमशः यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ y की वैल्यू है 3। तो दिक् अनुपात तो ये हो गए आपके। और दिक् कोज्याएं क्या होंगी? दिक् कोज्याएं को क्रमशः, तो कोस अल्फा कोमा कोस बीटा और कोमा कोस गामा होंगी। अब कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? ये x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। तो रखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1, और इस इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सेम कोस बीटा का मान कितना होगा यहाँ पर? y अपॉन y की वैल्यू कितनी है? 2, और नीचे सेम आएगा जो यहाँ पर है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर z की वैल्यू आएगी कोस गामा में z की वैल्यू 3 आ जाएगी, और नीचे सेम आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए 1 अपॉन ये क्या बनेगा आपका? 1 प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यहाँ बनेगा 2, नीचे सेम बनेगा, यहाँ पर 3 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये कितना हो गया आपका? 9 और 1 10 और 14, ये 1 √14 और 2 अपॉन √14, और ये 3 अपॉन √14, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, दो सदिशों के बीच का कोण। कोई आपको दो वेक्टर दे देगा जैसे ये दिए हैं, और पूछ लेगा इनके बीच का कोण याद कीजिए। तो जब भी आपसे बीच का कोण पूछे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोस थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालने के लिए उनको डॉट प्रोडक्ट करिए और दोनों के मोड से गुना करके भाग कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है दो सदिशों के बीच के कोण का। ये सूत्र आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए क्या है हमारा? वेक्टर ए का मान है i माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी का मान कितना है? 3i माइनस 2j प्लस k। यहाँ पर ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी करना होता है, सबसे पहले i वाले के कोफिशिएंट की i वाले में करेंगे, और j की j वाले में करेंगे, k की k में करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे।
तो 3 एकम 3, यहाँ 2 दूनी 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3, ये आ गया आपका 3 और 3 6 और 4 10, ए डॉट बी। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर ए का मोड, तो वेक्टर ए का मोड का फॉर्मूला क्या होता है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस योग, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा ये आपका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा आपका रूट 14। सेम ऐसे बी का मोड निकालिए, तो बी का मोड भी यही होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्या 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो ये भी इतना ही आएगा रूट 14 ही। इससे नीचे ना दिख रहा। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए, कोस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए डॉट बी का मान कितना था 10 अपॉन वेक्टर ए का मोड कितना था रूट 14, और वेक्टर बी का मोड कितना है रूट 14, तो ये 2 बार है, रूट हट जाएगा, 10 अपॉन 14 बचेगा, और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो कोस थीटा का मान कितना है 5 अपॉन 7, लेकिन हमें तो कोण दिखाना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इधर ले जाइए, कोस इनवर्स 5 अपॉन 7, ये आपका 2 वेक्टरों के बीच का कोण आ गया। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में 2 नंबर। देखिए एक और प्यारा क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर ए का मान दिया हो और वेक्टर बी का मान दिया हो, तो पूछ लेगा आपसे ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, तो हम इस क्वेश्चन में दोनों ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब भी आपको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले एक सारणिक बनाइए और यहाँ कोफिशिएंट लिखिए आई जे और के। ठीक, ध्यान से देखिएगा ये मेथड, जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणिक बनाएंगे और आई जे के ऊपर लिख देंगे। अब वेक्टर ए के जो आई जे के कोफिशिएंट है उन्हें लिखिए, चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है इसके सामने 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ क्या पर है 2 और यहाँ पर है 3। ठीक, यहाँ पर कितना है वेक्टर, अब वेक्टर बी के लिखिए इसके नीचे 3, 2 और 1। अब इसका प्रसार कर दीजिए, तो प्रसार करने के लिए हम जानते हैं रूल, पहले पंक्ति को ढक लीजिए, आई ढक लेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, फिर माइनस साइन लगाइए जे कैप, यहाँ पर ढक लीजिए 1 एकम 1 और 3 तिया 9 प्लस के कैप, यहाँ ढक लीजिए 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यह आएगा यहाँ पर। अब इन्हें सोल्व करिए, 6 में से 2 गए माइनस 4 आई, और 9 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस 8 जे हो जाएगा, 6 माइनस के बचेंगे 4 के। तो यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन हो गया, ए क्रॉस बी का मान आ गया। ठीक है, और साथ में पूछा है ए डॉट बी भी याद कीजिए, तो ए डॉट बी तो बहुत आसान होता है। ए डॉट बी क्या होता है, इनके कोफिशिएंटों की गुना कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना, और ऐड कर देना है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखिए पहले, तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस साइन लगाएंगे, 2 की 2 में करेंगे 4, प्लस 3 की 1 में करेंगे 3, तो कितना आ गया आपका 10, ए डॉट बी। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे करके जाना जरूर। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए का मान ये दिया है और वेक्टर बी का मान दिया है, पूछ रहा है कि परस्पर लंब दिखाने इन्हें, तो क्या दिखाना है इसमें, परस्पर परपेंडिकुलर। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर ए वेक्टर और एक वेक्टर बी हो, दोनों परस्पर लंब है। लंब कब होंगे, जब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हो। तो सपोज करो दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ कोस थीटा, दो वेक्टरों के बीच के कोण का, तो यहाँ से हम जानते हैं कोस थीटा का सूत्र ये होता है। ठीक, अब थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो कोस 90 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर ए डॉट बी वैक्टर ए वैक्टर बी। तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, याद रखना। तो वैक्टर ए डॉट बी अपॉन मोड ए और मोड बी। तो यहाँ से ये भाग वाली वैल्यू अगर मैं गुना में पूछा क्या मिलेगा मुझे, ए डॉट बी बराबर 0। तो इसकी ये शर्त है, जब भी आपसे लंब पूछे तो याद रखना लंबता की शर्त क्या है। लंबता की शर्त की ए डॉट बी का मान हमेशा 0 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों के ए डॉट बी का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे कि यह परस्पर लंब है, अन्यथा नहीं। तो अगर सिद्ध करने के लिए कहा है तो जरूर होंगे परस्पर लंब। तो देखिए वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालिए जरा। वेक्टर ए डॉट बी क्या करने के लिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करनी है। डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। यहाँ ध्यान दीजिए 4 डॉट 12 माइनस 12, 12 12 कैंसिल 0। तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया 0। तो आता है वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है।
ठीक है, ये आप कंडीशन जरूर याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन आपके करा देगी, बहुत हेल्पफुल कंडीशन है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो देखिए दो सदिश दिए हैं और कहा यदि ये परस्पर लंब हैं तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्बडा कहाँ पर है, ये लैम्बडा यहाँ पर है। तो हम जानते हैं अगर ये दोनों परस्पर लंब हैं तो इनका ए डॉट बी का मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, जो कि लंबता की शर्त अभी बताई थी। कि अब हम कहेंगे यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंब है तो ए डॉट बी का मान 0 होना चाहिए। तो निकालिए इनका ए डॉट बी। अगर हम इसे वेक्टर ए का नाम दे दें और इसे वेक्टर बी नाम दे दें तो ये लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस के डॉट i माइनस 4j प्लस लैम्बडा के बराबर किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तो 2 एकम 2 और जे की 1 है, यहाँ पर -4 आ जाएगी, यहाँ 1 है या लैम्बडा है तो कितना आएगा, लैम्बडा बराबर 0। कितना बचा, -2 प्लस लैम्बडा बराबर 0। तो लैम्बडा का मान कितना आ गया, 2। तो यदि ये दोनों परस्पर लंब हैं तो लैम्बडा का मान कितना होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक, यदि एक बल F1 वेक्टर F4i प्लस 5j माइनस 3k कैप किसी कण को एक बिंदु A है और दूसरे बिंदु तक विस्थापित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो याद रखना जब भी आपसे कार्य पूछे तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यही तो होता है। अच्छा, अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ, कार्य क्या है, एक अदिश राशि तो W, और बल कैसी है, एक सदिश राशि डॉट वेक्टर, विस्थापन S से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी क्या आएगी, सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश है ना। तो ध्यान दीजिए ये कार्य अदिश राशि कब आएगी, जब इन दोनों का हम अदिश गुणनफल करेंगे तभी तो कार्य अदिश राशि आएगी, वरना अगर मैं क्रॉस कर देता तो सदिश बन जाता। क्योंकि हमें कार्य अदिश बनाना है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए F1 वेक्टर हमारे पास है, F की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन S वेक्टर कैसे निकलेगा, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, अगर कोई आदमी एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक जा रहा है तो उसका विस्थापन क्या होगा, कि सपोज करो ये पहले X स्थान पर था और ये A स्थान पर था, अब दूसरे B स्थान पर आ गया, तो विस्थापन होता है अंत बिंदु लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, याद रखना ये अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु को हटाने पर ही विस्थापन प्राप्त होगा। तो हमें दिया है F1 वेक्टर बराबर कितना है, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। और अगर मैं S वेक्टर निकालूँ विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो अंतिम बिंदु के 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, और -1 में से 2 जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 1 बचेगा, ये भी प्लस का। ये आ गया आपका विस्थापन। ठीक है, अगर मैं इसे सदिश फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 2i प्लस j और प्लस k, यह आया आपका S वेक्टर। तो अब कार्य बराबर निकालिए W, कार्य F डॉट S, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 8 और 5 13 और में से 3 गए 10, तो W का मान आया 10। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं क्योंकि कार्य का मात्रक तो जूल होता है, जूल कब होता है, जब F न्यूटन में दिया हो और विस्थापन हमें मीटर में दिया हो, लेकिन यहाँ पर हमें मात्रक नहीं दिया बल का और ना ही कार्य इसका विस्थापन का मात्रक दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 इकाई, जो भी हमारा इकाई होगा, जो मात्रक होगा। ठीक, देखिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन, ये देगा आपको आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस के इंटू डॉट या डॉट का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी दे सकता है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई या जे क्रॉस के निकालना हो तो सबसे पहले एक सर्किल बनाइए और वहाँ पर 3 एरो के निशान लगा दीजिए एक ही दिशा में, यानी यहाँ से स्टार्ट होंगे और ऐसे जाएंगे। तो सबसे पहले आई लिखिए, फिर जे लिखिए, फिर के लिखिए। अब अगर मैं आई की जे में करूँगा गुना, आई क्रॉस जे, तो मिलेगा मुझे के, यानी आई क्रॉस जे का मान क्या होगा, के कैप। और अगर जे की के में करूँगा तो जे का और के का मान क्या होगा, आई कैप, यानी 2 की करो तीसरा प्राप्त हो जाएगा, तो 2 की करेंगे तीसरा प्राप्त हो जाएगा, तो के क्रॉस आई का मान क्या होगा, जे। लेकिन अगर यही गुना मैं उल्टी कर दूं, जैसे ये तो इसकी दिशा आई की दिशा इधर की ओर है और जे की भी दिशा ये सेम है, तो लेकिन अगर मैं उल्टी गुना करूं, जे की आई में करूं, तो अगर मैं जे की आई में करता हूं तो मुझे के तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा। जैसे इसकी दिशा इधर है और आई की दिशा इधर है, लेकिन अपोजिट है ना, तो पीछे की ओर अगर हम चलते हैं तो जे की आई में करेंगे तो माइनस के मिलेगा। और अगर मैं के की जे में करता हूँ, के क्रॉस जे,
तब मिलेगा मुझे माइनस आई, यानी जिसकी गुना कर रहे हैं उन दो को छोड़कर तीसरा वाला मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं के आई की जे के में करता हूँ, आई क्रॉस के, तो मिलेगा मुझे माइनस जे। ये आप 6 चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा फिर। अब ध्यान दीजिए, जे की किस में करी है, के में, तो जे की के में करी है, दोनों की दिशा एक ही है, तो क्या मिलेगा मुझे आई। तो यहाँ लिखिए आई डॉट तो है, यहाँ मिलेगा आई प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करी है यानी अपोजिट करे हैं, क्योंकि आई तो आगे बढ़ रहा है, के पीछे है, तो हम पीछे चल रहे हैं, तो माइनस के जे मिलेगा, तो माइनस के जे इंटू जे। तो ये आई डॉट आई क्या होता है 1 और जे डॉट जे होता है 1, लेकिन यह माइनस साइन है, तो 1 माइनस 1 0। ठीक, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, इसे देखें फिर ध्यान से समझना। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का मतलब एक ही दिशा में है, तो क्या मिलेगा मुझे आई, तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब एक ही दिशा है, तो क्या मिलेगा जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब एक ही दिशा है और क्या मिलेगा के। तो आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी होता है 1 और के डॉट के भी क्या होता है 1, 1 1 1 कितना हुआ 3। ये बहुत प्यार से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एक और नई वैरायटी का क्वेश्चन है, किसी दशा में यानी किस दशा में ए डॉट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिए, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर का मोड और कोस थीटा, इसका स्क्वायर है तो इस पर लगा दीजिए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में है। अब ध्यान दीजिएगा, ए मोड का अगर स्क्वायर हो तो हमेशा आएगा ए, और अगर बी मोड का स्क्वायर हो तब हमेशा आएगा बी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, तो वेक्टर ए मोड का स्क्वायर वेक्टर बी मोड का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो वेक्टर ए मोड का मतलब ए और वेक्टर बी मोड का मतलब बी, और यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सॉरी ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए का मोड को हम ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी के मोड को बी भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा बी स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कह दीजिए कोस थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो जब कोस की वैल्यू प्लस लेंगे, ध्यान दीजिए प्लस लेने पर, तो कोस थीटा बराबर अगर मैं +1 लेता हूँ तब थीटा का मान क्या होगा भाई, कोस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कोस 0 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। और यदि मैं माइनस चिन्ह लेता हूँ, माइनस चिन्ह लेने पर तो कोस थीटा आ जाएगा -1, और कोस में -1 किसकी होती है 180 की, ये याद रखना आप 180 की। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो या थीटा की वैल्यू 180 हो तब ए डॉट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये इसने पूछा ना किस दशा में, तो दशा क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जब थीटा की मान 0 या थीटा का मान 180 हो, दोनों के बीच एंगल या तो 0 डिग्री हो या दोनों के बीच एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, तब इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाइए कि बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी संरेख हैं। तो आपको 3 बिंदु देगा, पूछेगा बताइए सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि संरेख हैं। तो जब भी संरेख वाले क्वेश्चन आए आप केवल एक ही तरीका याद रखना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। तो सबसे पहले देखिए ये बिंदु दिए हैं ना कि पूरे सदिश, तो ये क्या है ओ ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश है, ओ ए का मान कितना है -2i + 3j + 5k। ओ बी का मान कितना है i + 2j + 3k, और ओ सी ये कितना है 7i - k। अब मुझे पूरा वेक्टर बनाना है, पूरा वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे होता है, ओ बी - ओ ए, ये याद रखना। जब ए बी का मतलब लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, ठीक है, ए बी का मान आ जाएगा। तो ओ बी में से ओ ए घटाइए, ओ बी का मान कितना है ये रहा, ओ ए का मान ये रहा, तो 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और 2 कितना हुआ 3i। यहाँ से क्या याद कीजिए 2 - 3 मतलब -1 बचेगा, प्लस 3 - 5 मतलब -2 बचेगा, ठीक। ए बी का मान आ गया। अब साथ में इसका मोड भी याद कर लीजिए, ए बी का मोड, तो ए बी का मोड याद करना है 3 × 9, 1 का 1 करेंगे और 2 का 4, तो 9 और 1 10√14 आया। सेम इसी टाइप से याद कीजिए बी सी, तो बी सी क्या होगा ओ सी - ओ बी, जो भी हमें वेक्टर निकालना हो लास्ट में से पहला वाले का स्थिति सदिश घटा दीजिए, ठीक है, ओ सी -
ओ बी। तो ओ सी माइनस ओ बी क्या याद करना है, तो 7i माइनस 1i कितना बचा 6i। यहाँ पर जे नहीं है तो क्या मानेंगे 0j, 0 माइनस 2 मतलब माइनस के 2 और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के। अब इसका मोड निकालिए, वेक्टर बी सी का मोड 6 छंग 36, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, तो 36 और 4 कितना 40 और 46 56, यह है आपका वी सी। ठीक, सेम इसी टाइप से निकालिए सी ए। सी ए क्या होगा, वेक्टर ए का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर सी का स्थिति सदिश, तो ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी याद करना है, -2 और -7 -9, 3j और यहाँ पर कोई j नहीं है तो क्या बचा 3j ही बचा, 5k माइनस माइनस प्लस 6k। तो यह आएगा आपका सी ए का अगर मैं मोड निकालूँ तो मोड क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हुआ 9 और 1 81 90, 90 और 36 कितना हुआ 126। अब ध्यान दीजिए, √56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 चौका 56, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, ये आया 2√14, 126 14 और 9, 14 निम्बा 126। ठीक है, तो कितना आएगा 9 बाहर आ जाएगा 3 14। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक ही रेखा पर होंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर। तो अगर ये एक बिंदु है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो अगर ये संरेख है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अब ध्यान दीजिए, यदि मैं कहूँ ए और बी के बीच की दूरी 2 है और बी और सी के बीच की दूरी 3 है, तो आपसे मैं पूछता हूँ ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब भाई आपका आंसर आएगा सर 5। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी को मिला के तो 5 हुआ, तभी तो ए और सी तक पहुँचेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ दो वेक्टरों के योग तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो ध्यान दीजिए, किस किस का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, एक तो ए बी और बी सी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कितना √14 और 2 √14 कितना हुआ 3 √14। तो हम कहेंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी बराबर है किसके, सी ए के मोड के। ठीक है, तो क्या है ये, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। ये संरेख वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। 5 नंबर में आपका सवाल पूछा जा सकता है, कम से कम इसे 2 या 3 बार ध्यान से देखें, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें और कोई कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, वरना संरेख के क्वेश्चन बहुत तरीक़े से हो सकते हैं। केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये आप इसी कॉन्सेप्ट को याद रखें, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे संरेख वाले। देखिए एक और नया क्वेश्चन है, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 का मान क्या होगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप के अंतर का मोड का। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। और ए कैप बी कैप क्या है, ये इकाई सदिश है। तो आप जानते हैं इकाई सदिशों का मोड कितना होता है 1। भाई इकाई सदिश है बी भी, तो दोनों का मोड क्या होगा 1 होगा। अब ठीक है, ध्यान दीजिए, दो सदिशों के बीच का कोण फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर ए डॉट बी का। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए डॉट बी से ए माइनस बी नहीं आ सकता, लेकिन ए माइनस बी से ए डॉट बी जरूर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को हम 2 बार गुना कर सकते हैं। हम अगर इसके 2 बार गुना करें तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 2ab, यही तो होगा फॉर्मूला। तो मोड ए की वैल्यू भी 1 और मोड बी की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 2 ए डॉट बी। यह आ गया आपका 2 माइनस 2। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी जब खुलेगा तो मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। तो 2 कॉमन है यहाँ से, यहाँ 1 बचा माइनस, मोड ए भी वैल्यू 1 और मोड बी की वैल्यू भी 1, तो कोस थीटा बच गया। अब 1 कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना कोस 2 थीटा का। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ
सॉरी, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर चल रहा है इधर। हमें क्या प्रूव करना है, ए कैप माइनस बी कैप बटे 2 का मान साइन अपन को साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों इधर स्क्वायर ले जाऊँ तो ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 का स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगी ना दोनों में से। ठीक, तो 2 को इधर ले जाइए, ए कैप माइनस बी कैप बटे 2 बराबर साइन थीटा बाई 2। ये कह सकते हो आप साइन थीटा बाई 2 बराबर ए कैप माइनस बी कैप मोड और बटे 2। यही आपको प्रूव करना था। प्रूव देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, हम LHS से प्रूफ करेंगे RHS। LHS क्या है हमारा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। हम जानते हैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा और एन कैप, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और वेक्टर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एन एन कैप का मतलब होता है वेक्टर एन का मोड का स्क्वायर। ठीक, जब एन कैप को और एन कैप की 2 बार गुना करूँगा मैं तो क्या आएगा 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा 1। ठीक, ये अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या बनाना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या फॉर्मूला बनता है, ए डॉट बी का मोड बी कोस थीटा ये बनता है। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो ए डॉट बी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करने के लिए क्या लिखूंगा, इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसे मैं क्या लिखूंगा, ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। और ए बी कोस थीटा क्या होता है आपका, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लेना। देखिए, क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए प्लस बी का मोड बराबर है वेक्टर ए माइनस बी के मोड के। तो सिद्ध करना है कि सदिश दोनों सदिश क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। तो दोनों अगर सदिश लंब है परस्पर, तो मैंने कंडीशन बता रखी है आपको लंबता की शर्त क्या था कि वेक्टर ए डॉट बी का और वेक्टर बी का डॉट क्या आना चाहिए, 0। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये होगा दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो ध्यान दीजिए, ये ए डॉट बी कब बनेगा, जब ए की बी में गुना हो, ये इस ए बी की कब गुना होगी, जब स्क्वायर हो। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab 2a डॉट बी बराबर, इसे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ये 2ab इधर आके कितना हो जाएगा 4ab बराबर कितना 0। तो ए डॉट बी आ गया तुम्हारा 0। तो अतः दोनों सदिश परस्पर लंब है। मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा। इस चैप्टर के मैं 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, केवल आप इन्हें कर लेना, यही सफिशिएंट होगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। यदि वेक्टर एक सदिश राशि इकाई सदिश है तो x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए का वैल्यू 8 हो तो मोड x का मान याद कीजिए। तो हमें ये दिया है वेक्टर क्या है, इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मोड कितना होता है आप जानते हैं, क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वेक्टर इकाई सदिश है ना। इकाई सदिश उसे कहते हैं जिसका मोड 1 हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए और डॉट एक्स प्लस ए, ये दिया हमें 8। तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। मोड ए की वैल्यू कितनी 1।
यहाँ रख दीजिए 1। तो मोड एक्स का कितना आ गया, एक इधर ले जाइए 9, तो एक्स मोड का मान आ जाएगा 3। ठीक, आपका आंसर आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। यदि सदिश वेक्टर ए बराबर इतना हो, यह वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, या कह देगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला कौन से लगाने। तो दो फॉर्मूले होते हैं प्रक्षेप के, आप इन्हें याद रखना हमेशा। देखिए क्या होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में कहे, या वेक्टर बी पर कहे दिशा में कहे, या वेक्टर बी पर कहे, तब उस प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होगा। दोनों प्रक्षेप का लिख देता हूँ। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर कहे या एक ही दिशा में कहे, एक ही दिशा में या पर प्रक्षेप। ठीक, दोनों में सबसे पहले क्या करना है, ए डॉट बी तो फाइंड आउट करना ही है दोनों फॉर्मूले में। अब नीचे क्या लिखना है, जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना है उसी का मोड निकाल दीजिए। यहाँ पर मोड बी आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी की दिशा में, यहाँ किसकी दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में, तो वेक्टर ए का मोड। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पर। तो ये दिया है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, तो यहाँ ध्यान दीजिए पर, जिस पर भी पर हो उसका मोड नीचे लिख दिए और दोनों का ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो लिखना वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो क्या वो फॉर्मूला बनेगा, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन जिस पर है उसका मोड निकाल दीजिए। तो ए डॉट बी क्या बनेगा, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 बटे वेक्टर बी का मोड क्या बनेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, या 2 और 2 4 और 4 और 6 10 बटे 4 और 6 10, ये आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। अब देखिए ये भी एक नए टाइप के क्वेश्चन है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये मान दिए हैं, तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी परस्पर लंबवत है। मैंने आपको बताया था यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत है तब उसकी कंडीशन क्या होगी, तब कंडीशन होगी ए डॉट बी का मान क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर दो सदिश हैं, कौन कौन से, वेक्टर ए प्लस बी और एक सदिश है वेक्टर ए माइनस बी। तो अगर ये लंबवत हैं तो इनकी कंडीशन होनी चाहिए वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अब ए प्लस बी निकालिए और ए माइनस बी निकालिए, यहाँ माइनस आएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाले, दोनों का क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट, और आपका आंसर अगर 0 आता है तो दोनों परस्पर लंबवत होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस तो ए प्लस बी क्या होगा, 5 और ए कितना 6, -1 और +3 कितना +2, -3 और -5 कितना -8 के। ए माइनस बी कितना आएगा आपका, 5 - 1 करेंगे 4 और -1 -3 -4 जे -3 और +5 +2 के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है बस, कुछ नहीं। डॉट 4i - 4j +2 के। 6 × 4 कितना हुआ 24, 2 × 4 कितना हुआ -8 और 8 × 2 हुआ -16। तो 24, 8 और 16 -24 कितना आया 0। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मान 0 है, अतः दोनों सदिश परस्पर लंब है। ठीक, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए आई क्रॉस ए का मोड ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए का स्क्वायर का मान क्या आना चाहिए, 2a का मोड का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए हमारे पास आई जे के क्या होते हैं, मापांक सदिश होते हैं, और ए वेक्टर हमें नहीं पता तो मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर क्या होगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k। भाई इसके कोई ना कोई तो घटक होंगे ना, तो मान लिया इसके घटक है a1 a2 a3। a1 क्या है x, ये ay है z। तो अब हमें ज्ञात करना है आई क्रॉस ए। तो आई क्रॉस ए ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई कर दें, आई से। तो यहाँ पर भी आई से मल्टीप्लाई करो। तो a1 तो कांस्टेंट है,
तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस ए प्लस A2 कॉन्स्टेंट तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, प्लस A3 भी कॉन्स्टेंट तो ये क्या आएगा आई क्रॉस के कैप। अब ध्यान दीजिए आई क्रॉस आई कितना होता है 0, A1 इंटू 0 प्लस आई क्रॉस जे, यहाँ से ध्यान दीजिए ये मैंने बताया था आपको जब भी दो प्रोडक्ट करने हो क्रॉस आई जे और के तो क्या होगा आई क्रॉस जे का मान होगा के कैप तो A2 के कैप प्लस A3 आई क्रॉस के यानी उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो कितना आएगा माइनस जे कैप। ठीक, तो ये तो सही रूप में लिखेंगे A2 के कैप माइनस A3 जे कैप आई क्रॉस वेक्टर ए का मोड। ठीक, अब इसका क्या कीजिए मोड ज्ञात कीजिए क्योंकि यहाँ पर मोड चाहिए तो आई क्रॉस ए का मोड का स्क्वायर, पहले मोड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर कर देना, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। सेम इसी टाइप से हम जे क्रॉस ए निकालेंगे, यहाँ पर अब की बार जे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी टाइप से के क्रॉस ए निकालेंगे, फिर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीनों को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद तो जे क्रॉस ए ज्ञात करना है तो A1 तो कांस्टेंट है तो जे क्रॉस आई हो जाएगा, प्लस A2 भी कांस्टेंट है तो जे क्रॉस जे हो जाएगा, प्लस A3 भी कांस्टेंट है तो जे क्रॉस के हो जाएगा। अब जे क्रॉस आई सेम इसी तरीके से होगा, क्या होगा आई जे और के, तो जे क्रॉस आई यानी उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस के A1 के प्लस ये क्या हो जाएगा जे क्रॉस जे 0 प्लस A3 जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, ये हो जाएगा माइनस A1 के प्लस A3 आई जे क्रॉस ए। तो जे क्रॉस ए का मोड याद करें और स्क्वायर याद करें तो यहाँ पर आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये आया जे क्रॉस ए क्या होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से अब की बार के क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, के क्रॉस ए ज्ञात करने के लिए A1 को ऐसे रखना है और के की गुना कर देनी है आई में, प्लस A2 ऐसे रखना है और के की गुना कर देनी है जे में, प्लस A3 ऐसे रखना है के की गुना कर देनी है के में। ठीक, अब के क्रॉस आई का मतलब जे, यहाँ पर आएगा जे A1 जे कैप प्लस K2 के जे, के की वैल्यू गुना जे में हो रही है उल्टी गुना हो रही है तो माइनस के आई आएगा ना, तो A2 गुना माइनस के आई प्लस A3 के की क्रॉस के में होगा तो 0 हो जाएगा, ये बचा A1 जे माइनस A2 आई के कैप गुना ए का, तो के कैप गुना ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन का LHS क्या था, LHS था कि आई क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस के क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये LHS था। ठीक, इसमें वैल्यू रखिए, आई क्रॉस ए की वैल्यू आई थी हमारी क्या आई थी देखें A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस, अब जे क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी ये रही A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आई है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सभी टर्म दो दो बार रिपीट हो रही है, A2 और A2 कितना A2 है 2 A2 प्लस A3 और A3 कितने A3 2 A3, A1 और A1 कितने A1 2 A1, तो इसे सीक्वेंस में कॉमन लीजिए A1 तो यहाँ पर लिखेंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और ये किसका है मोड हम जानते हैं, अगर मैं वेक्टर ए का मान कितना था A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, अगर मैं इसका वेक्टर ए का मोड याद करूँ तो क्या आएगा मोड A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही तो आएगा ना। तो बताइए अगर मैं इस अंडर रूट को इधर ले आऊँ तो क्या मिलेगा मुझे वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मोड ए का स्क्वायर, यही आपका RHS है और यही आपको प्रूफ करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना तभी आपके समझ में आएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो देखना रिवाइंड करके फिर समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी
तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का योग 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। यानी ये इन तीनों का मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ये पूरे 8 नंबर का सवाल है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का योग कितना है, 0 के इक्वल है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर कितना, 0। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। इधर ए क्रॉस बी पहले निकालना है, फिर उसके बाद बी क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद सी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, जब मैं ए में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, बी की, या सपोज करो बी में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, ए की, तभी तो ए क्रॉस बी मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में पहले एक ए से मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोनों ओर ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर, ए वेक्टर ए से गुना करने पर, तो देखिए जब मैं वेक्टर ए से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो वेक्टर ए क्रॉस ए हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस सी, और इधर 0 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ए क्रॉस 0। ठीक, अब ए क्रॉस ए क्या होता है, 0। ए क्रॉस बी चाहिए तो ए क्रॉस बी ऐसे रखिए और ए क्रॉस सी ऐसे रखिए। ठीक, और ए क्रॉस 0 मतलब वे भी 0 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो इस ए क्रॉस सी को आप इधर ले जाइए। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना आया, ए क्रॉस माइनस सी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जब भी ए क्रॉस बी हो और वो माइनस में आ रहा हो, बी क्रॉस ए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पलट के लिख सकते हैं। कैसे कि ए क्रॉस बी, तो तब इसका मान ये आएगा। यानी बी क्रॉस माइनस ए का मान कितना आ सकता है, ए क्रॉस बी को अगर हम पलट के लिखेंगे माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो अगर मैं इसे पलट के लिखूंगा तो ये बनेगा सी क्रॉस ए। ठीक, और ए क्रॉस बी, पहली टर्म बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब की बार देखिए हमें क्या फाइंड करना है, अब की बार हमें बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो बी क्रॉस सी कैसे बनेगा, जब मैं सी में बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब मैं बी से सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी क्रॉस सी मिल जाएगा। तो दोनों और बी क्रॉस से गुना करने पर, बी क्रॉस से गुना करने पर, गुना कीजिए तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी क्रॉस बी, प्लस यहाँ पर बी क्रॉस सी, और LHS कितना था 0, तो बी क्रॉस 0। ध्यान दीजिए बी क्रॉस ए रहेगा, ये 0 हो गया, और ये कितना बचा, बी क्रॉस सी, और ये भी क्या होगा 0। तो हमें फाइंड करना है बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी को इधर रखिए और इस वाली टर्म को इधर ले जाइए। क्या बनेगा, माइनस बी क्रॉस ए, या कह सकते हो बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, अब की बार क्या फाइंड करना है, अब की बार फाइंड करेंगे सी से। तो सी से मल्टीप्लाई करने पर, सी से गुना करने पर, तो जब सी से गुना करेंगे तो शुरू में बनेगा सी क्रॉस ए, प्लस यहाँ पर बनेगा सी क्रॉस बी, और प्लस यहाँ बनेगा सी क्रॉस सी बराबर, देखिए यहाँ पर ये सी क्रॉस 0 मत गुना होकर क्या बनेगा 0, और सी क्रॉस सी होकर क्या बनेगा 0। तो क्या बच गया, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी बच गया। अब हमें फाइंड करना था सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस ए को ऐसे ही रखना और सी क्रॉस बी को इधर ले जाना, तो माइनस साइन आ जाएगा। जब मैं इसे पलट कर लिखूंगा क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ध्यान दीजिए, जो ए क्रॉस बी का मान है जैसे सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए का मान है बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी का मान है ए क्रॉस बी, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो ए क्रॉस बी का मान है वो सी क्रॉस ए है, और जो सी क्रॉस ए का मान है वो बी क्रॉस सी है। तो हम लिख सकते हैं इसे सीक्वेंस वाइज, पहले ए बी आएगा फिर बी सी फिर सी ए। तो यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 2-3 बार करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं वेक्टर ए 3i + j 4j तथा वेक्टर बी -5i + 7j हो। तो आपको क्या करेगा, दो वेक्टर दे देगा या कह देगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो आसन्न भुजाएं ये हो। तो जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड।
ठीक। और अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वहाँ पर ये दो नहीं आएगा। चतुर्भुज क्या होता है, ट्रायंगल का दुगना होता है ना। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ तो ये ट्रायंगल का दुगना करूँगा तभी तो चतुर्भुज मिलेगा। तो इसका दुगना एरिया निकाल लीजिए तो चतुर्भुज निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर A क्रॉस B का मोड। ठीक, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना। कभी कभी क्या करेगा, चतुर्भुज का भुजा ना देगा और चतुर्भुज के विकर्ण दे देगा। जैसे ये विकर्ण है चतुर्भुज के, ये D1 और ये D2 डायमीटर। तो अगर चतुर्भुज के क्या दिए हों, विकर्ण दिए हों, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 मोड D1 गुना D2। ठीक, ये D1 क्या है, पहला विकर्ण, D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस सवाल का। तो दिए है पहली भुजा, वेक्टर A का मान ये है, वेक्टर B का मान ये है। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या कीजिए, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालना मैंने पीछे सिखाया था, कैसे निकालते हैं देखिए। जब B क्रॉस B निकालना हो, सबसे पहले एक सारणिक बनाइए और ऊपर लिख दीजिए IJ K। अब सबसे पहले जिस A के कोफिशिएंट लिखिए थे, यहाँ पर I के नीचे I का कोफिशिएंट आएगा, J के नीचे J का कोफिशिएंट चिन्ह सहित आना है। जैसे यहाँ +4 है तो +4 आ गया, लेकिन अगर माइनस भी होता तो -4 आता। अब यहाँ K है, K कोई कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है तो वहाँ लेंगे 0। ठीक, अब आगे, अब की बारी किसकी है, B की। तो B की I के नीचे I का कोफिशिएंट -5, यहाँ पर J के नीचे J का कोफिशिएंट 7 और यहाँ K नहीं है तो K का क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब कर दीजिए इसका प्रसार। तो प्रसार आप जानते हैं कैसे करते हैं, प्रसार हमेशा उस रो या उस कॉलम से करना जिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो प्रसार अब कहाँ से करेंगे, इस वाले रो से। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जब मैं इसका प्रसार करूँगा तो K क्या आएगा, और 7 या 21 और माइनस साइन, 4 पंजे 20 यानी प्लस। ठीक, ये कितना आ गया, 41 K कैप। अब A क्रॉस B तो आ गया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या चाहिए, A क्रॉस B का मोड। तो A क्रॉस B का मोड और निकाल लो, A क्रॉस B का मोड। तो मोड आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, IJ K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके योग करना है। यहाँ पर IJ तो नहीं है तो क्या है, केवल K, तो K का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना। ये स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, क्या बचेगा, 41 ही बचेगा। ठीक, तो मोड A भी आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस B और उनका आधा। वेक्टर A क्रॉस B का मोड कितना, 41 और उसका आधा 2। स्क्वायर हमें, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में नपता है तो वर्ग मात्रक। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है गारंटी से। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब की बार देखते हैं चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब की बार हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A बराबर 3i + j + 4k तथा वेक्टर B बराबर i - j + k हो। तो ध्यान देना, जब भी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए, डायरेक्ट जो A और B दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मोड जो आएगा वही इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्रॉस B निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक सारणिक, फिर उस IJ के लिखे, सबसे I के नीचे I का कोफिशिएंट किसका, पहले A वाला लेंगे तो A आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, B यहाँ पर 1 -1 और 1। अब इसका प्रसार कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी 0 नहीं है तो किसी भी रो के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ प्रसार करना, I 1 एकम 1 और 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -j इसे ढकना, 1 तिया 3 और -4 प्लस k इसे ढकिएगा, -3 और -1। ठीक, यहाँ 4 और 1 5 i कैप हुआ, यहाँ माइनस के 1 बचता, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा j, यहाँ -4 बचेगा तो -4k। यह आया A क्रॉस B का मान। अब A क्रॉस B का क्या निकालना है, मोड। तो मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 25 25 और 1 26, 26 6 32 और 42 आ गया। ठीक है, रूट 42 आ गया। यही आपका क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर A क्रॉस B और वेक्टर A क्रॉस B का मोड कितना है, √42। ये मात्रक क्या बनेगा, इसका वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नपता है। चलिए, अब की बार क्या करेंगे, हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जब उसके दो विकर्ण दिए हों। तो चलिए देखते हैं विकर्ण वाला कैसे निकालते हैं। देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 3i + 2j - k और i - 3j + 2k हो।
यानी ये पहला विकर्ण का सदिश है और ये दूसरे विकर्ण का सदिश है। तो जब भी विकर्ण के सदिश दे तो आपको क्या मानना है, पहले को d1 और दूसरे को d2। तो d1 वेक्टर का मान कितना दिया है 3i प्लस 2j माइनस k कैप, और d2 वेक्टर का मान कितना दिया है i माइनस 3j प्लस 2k कैप। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराए, कब, जब उसके विकर्ण दिया हो। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 क्रॉस d2 का मोड। ठीक, तो d1 क्रॉस d2 ज्ञात करना है पहले, तो d1 क्रॉस d2, d1 ये है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है, i j के लिखे, फिर d1 वेक्टर के कोफिशिएंट लिखना, और फिर d2 वेक्टर के, i का मतलब 1 और यहाँ -3 और यहाँ 2। इसका प्रसार कीजिए तो i 2 दूनी 4, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, माइनस j, इसे ढकिए 2 तिया 6 और 1 एकम 1 प्लस के, इसे ढकना -3 तिया 9 और 2 एकम 2। चलिए 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, 6 और 1 कितना हुआ 7, और 9 और 2 11 माइनस के 11 के। ये आया आपका d1 क्रॉस d2। अब क्या करना है, d1 क्रॉस d2 का मोड निकालना है। मोड ज्ञात कीजिए, तो इसका मोड मतलब 1 और 7 का वर्ग 49 और 11 का वर्ग 121, कितना हुआ 49 और 1 50, 50 और 21 71, तो 171। ठीक, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 क्रॉस d2 का मोड, यही तो फॉर्मूला बताया था। तो d1 क्रॉस d2 का मोड कितना आया a√171, और 1/2 नीचे आ जाएगा, यह भी वर्ग मात्रक। तो देखिए कितना आसान है। आप जरूर करना, इन 3 सवाल में से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, आप इनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ठीक है, देखिए एक नया क्वेश्चन नई वैरायटी का, मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका एक भी डाउट बाकी ना रहे। ठीक है, एक सदिश और वेक्टर के सदिशों 3i - 5k, 2i + 7j + i + j + k से अदिश गुणनफल क्रमशः -1, 6 और 5 है। सदिश और वेक्टर को ज्ञात कीजिए। इस कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर सदिश है, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसका इन सदिशों से अदिश गुणनफल कितना कितना है। इस सदिश का अदिश गुणनफल और इसका कितना -1, इस सदिश का इससे अदिश गुणनफल कितना 6, और इस सदिश का इस सदिश से अदिश गुणनफल कितना 5। तो मान लेते हैं वेक्टर r बराबर xi प्लस yj और प्लस जेड के। हमें नहीं पता वेक्टर r कौन है, तो हमने मान लिया वो वेक्टर r क्या है, xi प्लस yj प्लस जेड के। अब हमें क्या दिया है, वेक्टर a का मान कितना 3i - 5k, और वेक्टर b का मान कितना दिया 2i + 7j, और वेक्टर c का मान कितना दिया i + j + k। ये हमें वैल्यू दी है। तो कहा है कि वेक्टर r का वेक्टर a से अदिश गुणनफल -1 है, वेक्टर r का वेक्टर b से अदिश गुणनफल 6 है, वेक्टर r का वेक्टर c से अदिश गुणनफल 5 है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। तो दिया है वेक्टर r डॉट a, अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट, और सदिश गुणनफल का मतलब क्रॉस। तो अदिश दिया है तो ध्यान रखना ये डॉट आएगा, और सदिश देते तो आता क्या क्रॉस आता। ठीक, तो r डॉट a की वैल्यू कितनी है -1, तो r डॉट a निकालिए। r डॉट a आपको जानते हैं i के कोफिशिएंट की गुना i के कोफिशिएंट में कीजिए, यहाँ पर आएगा 3x, यहाँ माइनस, अब देखिए j यहाँ पर नहीं है तो j को छोड़िए, यहाँ k है तो k की मल्टीप्लाई कीजिए -5z बराबर कितना आया -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। तथा और क्या दिया है, वेक्टर r डॉट b का मान कितना दिया है 6, क्योंकि ये क्या रहा ना वेक्टर r का इससे अदिश गुणनफल कितना 6 है। तो वेक्टर r ये है और वेक्टर b ये है, तो इसका अदिश गुणनफल कीजिए 6, ओके कितने मल्टीप्लाई होगी 2x, यहाँ पर j है, यहाँ पर भी j है, कितना हुआ 7y, यहाँ k नहीं है तो k को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ गया 6, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब की बार क्या कह रहा है कि वेक्टर r का वेक्टर c से डॉट प्रोडक्ट कितना है 5 है। तो वेक्टर r मतलब दिया था, और वेक्टर r डॉट वेक्टर c कितना है 5 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x इंटू 1 कितना x, y इंटू j कितना y, और z इंटू 1 कितना z। ठीक, ये आया तुम्हारा 5 यानी x + y + z की वैल्यू। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, तो मैक्सिमम 3 है, तो 3 इक्वेशन दिया तो आराम से सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे करनी है पहले देखिए, अगर मैं यहाँ से
किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर है x और z, यहाँ पर है x और y। अगर यहाँ भी x और z होता तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते थे हम आराम से, तो लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x z है और यहाँ पर भी x z मिल गया है। तो हम पहले इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर x के मान आएगा, फिर x और y दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर z का मान आ जाएगा। ठीक, तो देखना कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है x का 3, और तो यहाँ पर भी बनाइए 3। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके किस में से घटा दूँ, क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर देखिए क्या मिलेगा। ये एक काम कीजिए, जेड को कैंसिल आउट कीजिए, आप इसे रहने दीजिए। समीकरण 3 में 5 से गुणा करके, ठीक, क्योंकि जेड कैंसिल हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो यहाँ से मिलेगा देखिए, समीकरण 3 में से 5 से गुणा करके समीकरण 1 में घटाने नहीं, अब जोड़ने पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 3x माइनस 5z बराबर -1, ये तो ऊपर रखिए, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5x प्लस 5y प्लस 5z बराबर 5 पंजे 25। अब इन्हें कोई क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 3 और 5 कितना हुआ 8x। यहाँ देखो z से 5z कैंसिल, क्या बच गया 5y, और बराबर 25 में से 1 गया 24। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और y वेरिएबल है, यहाँ पर भी x और y वेरिएबल है। अब इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सोल्व करनी है देखिए, यहाँ पर 8 बनाने के लिए क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो समीकरण 2 में 4 से गुना करके, अब प्लस प्लस साइन है तो क्या होगा, घटाएंगे, समीकरण 3 से घटाने पर, 3 में से घटाने पर, माइनस करने पर, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें 4 सत्ते 28y, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 छक्का 24, ठीक। और यहाँ पर क्या है 8x प्लस 5y बराबर कितना, पहले से ही 24 है। अब 3 में से घटाइए या किसी में से घटाइए, हमें तो घटाना है केवल, तो इसे घटा दीजिए, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल, 28 में से 5y गए, कितने बचेंगे 23y, और यहाँ 24 से 24 कैंसिल, क्या बच गया 0, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो जहाँ से हमने सोल्व करा है, समीकरण 2 या 4 में किसी में भी रखने पर, तो पुट इन समीकरण नंबर 3 नहीं, यह 4 आएगा ना, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में रखना। तो y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0, क्या बच गया 8x बराबर 24, तो 8 का मान रखते हैं 24, x का मान कितना हो गया 3। अब दो वेरिएबल हमें मिल गए, तो दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी z की, तो रखना यहाँ पर पुट इन समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर रखना x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0, और z एज इट इज कितना आ गया 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। अब हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, z की वैल्यू भी पता है, कहाँ रखेंगे वेक्टर r में, तो वेक्टर r पता लग जाएगा। अतः यहाँ देखना, अतः वेक्टर r बराबर x की वैल्यू कितनी है 3i प्लस y की वैल्यू कितनी है 0j प्लस z की वैल्यू कितनी है 2k, तो अभिष्ट वेक्टर कितना आ गया तुम्हारा 3i प्लस 2k, यही आपका आंसर है, ठीक। आप इसे जरूर करके जाना। देखिए एक और एरिया वाला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a 1,1,2, b 2,3,5 और c 1,5,5 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b, यही तो बताया था, जहाँ a क्या है पहली भुजा और b क्या है दूसरी भुजा, लेकिन यहाँ भुजा नहीं दी है, यहाँ पर दिया है आपको त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं एक बार देखें, ये त्रिभुज है अगर ए बी सी,
तो ये दिया है ए का स्थिति सदिश 1,1,2, बी का स्थिति सदिश 2,3,5 और सी का स्थिति सदिश 1,5,5। ये शीर्ष जो होते हैं वो स्थिति सदिश होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज की भुजा कैसे बनेगी। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ए से बी तक एक वेक्टर ड्रॉ करूँ तब एक भुजा बनेगी, और ए से सी तक एक वेक्टर ड्रॉ करूँ क्या मिलेगी मुझे, दूसरी भुजा। तो हमें केवल त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं चाहिए। आसन्न का मतलब जो एक ही मूल बिंदु से या एक ही पॉइंट से निकल रही हो। जैसे मैं चाहे तो ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर निकाल लेना, उससे भी आंसर वही आएगा। या सी ए वैक्टर और सी बी वैक्टर निकाल लो, उससे भी आंसर यही आएगा। या निकाल लीजिए ए बी और ए सी, उससे भी आंसर यही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि केवल आपको दो भुजा पता होनी चाहिए त्रिभुज की, यानी पहले बन जाएगी ए और दूसरे बन जाएगी बी। तो पहले निकालते हैं हम ए बी वैक्टर। ये क्या दिए हैं आपको, स्थिति सदिश पहले लिख लीजिए। ओ ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, और ओ बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k, और ओ सी बराबर i प्लस 5j प्लस 5k। अब हमें निकालना है ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर को कैसे तोड़ूंगा मैं, ओ बी माइनस ओ ए, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ओ बी माइनस ओ ए करना है, इसमें से इसे घटाना है। 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस 3 में से 1 गया, 2 बचा, प्लस 5 में से 2 गया, 3 बचा। ठीक, अब निकालिए क्या ए सी वैक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक, अब ओ सी की वैल्यू ये रही, ओ ए की वैल्यू ये रही, तो आई में से आई गई 0, तो यहाँ तो 0 बचा, और 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, और 5 में से 2 गया, बचा 3। ठीक, ये आपका आ गया ए सी वैक्टर। अब आपको त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। क्या लगेगा, त्रिभुज अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पहली भुजा ए बी क्रॉस दूसरी भुजा ए सी। ठीक, अब ए बी और ए सी का क्या निकालिए, पहले क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे और के, ए बी के स्थिति सदिश लिखे यहाँ पर 1,2,3, और यहाँ लिखे 0,4,3। तो प्रसार कीजिए आई, इसके प्रसार करने के 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 माइनस जे, इसके ढकिए 3 एकम 3 और 0 एकम 0 तिया 0 प्लस के, इसे ढकना 4 एकम 4 और 2 0 0, कितना आया -6i माइनस के 3j और प्लस के 4k। ए बी क्रॉस ए सी। अब क्या करिए, ए बी क्रॉस ए बी का मोड ज्ञात कीजिए। तो मोड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक, 36, 16 9 25, 25 और 6 31, 31 और 30 61, ये आया आपका रूट 61। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका आधा कर देंगे, तो रूट 61/2 वर्ग मात्रक। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से करके जाना, इसके में शीर्ष देगा ना कि त्रिभुज की भुजाएं। आपको त्रिभुज की भुजाएं पहले ज्ञात करनी है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए एक और नया क्वेश्चन देखिए। दर्शाइए कि बिंदु 2i कोमा माइनस आई माइनस 4j कोमा माइनस आई प्लस 4j एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यानी ये कोई आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ये पूछा है कि बताइए क्या ये स्थिति सदिश वाले वेक्टर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब उसने कहा दर्शाइए, तो बनाते होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके निर्देशांक क्या है, ए बी सी। तो मान लेते हैं ये 2i है, और ये -i माइनस 4j है, और ये कितना है -i प्लस 4j है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो, क्योंकि समद्वि मतलब दो भुजाएं जिसकी समान हो, ऐसा त्रिभुज। तो अगर वेक्टर ए बी या वेक्टर ए सी ज्ञात कीजिए पहले, फिर बी सी ज्ञात कीजिए। अगर कोई दो वेक्टर आपस में बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, वो समद्विबाहु, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। दिया है ओ ए वैक्टर का मान कितना 2i कैप, यहाँ ओ बी वैक्टर का मान -i माइनस 4j कैप, ओ सी वैक्टर का मान -i प्लस 4j कैप। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है पहले ए बी वैक्टर कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए करके। ठीक, ओ बी माइनस ओ ए कीजिए, -i और -2 माइनस के 3i होगा, -4j, यहाँ पर कोई j नहीं है तो -4j ही आएगा।
फिर निकालना BC वेक्टर, या इसका मोड निकाल लीजिए पहले, यानी इसके परिमाण कितना आएगा, 3 × 9 और 4 × 16 कितना आया 25, 25 को लिखता हूँ मैं 5। ठीक, यहाँ से BC वेक्टर निकालिए, BC क्या होगा OC माइनस OB, ठीक है, OC माइनस OB, माइनस I और माइनस I जब इन्हें आपस में घटाएंगे तो प्लस के कुछ नहीं बचेगा भाई, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा ना, तो 0 I। यहाँ 4J माइनस माइनस प्लस 8J हो जाएगा। ठीक, तो BC वेक्टर का मान आया। अब BC वेक्टर का मोड निकालना जरा, कितना आएगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 फिर से 8 आ जाएगा। यहाँ से CA वेक्टर निकालिए, CA वेक्टर क्या होगा OA माइनस OC, ठीक, OA माइनस OC, यानी इसमें से इसे घटाना है, 2I माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3I हो जाएगा। यहाँ से J नहीं है तो माइनस के J आ जाएगा, CA वेक्टर। अब CA वेक्टर का मोड ज्ञात कीजिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, फिर से क्या आ गया 25, और 25 को मैं क्या लिखता हूँ 5। तो ध्यान दीजिए AB वेक्टर का मान कितना आया 5, BC वेक्टर का मान कितना आया 8, और CA वेक्टर का मान कितना आया 5। तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि किस किस की AB वेक्टर और किसका CA वेक्टर का मापांक क्या है, इक्वल है, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब की बार पूछ लेगा आपसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं या समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सबका यही है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी वैरायटी का, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इन्हीं के सही सवाल बनेंगे। जो मैंने आपको ये 25 या 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेना, इन्हीं में से आएगा और कोई चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है केवल। सिद्ध कीजिए कि 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप तथा I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप तथा 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब की बार क्या क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो और त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक 90 डिग्री होता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज का एक कोण था हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, तो ये ना पूछा है 2 कोण जो ये बचे हैं शेष, इन्हें ज्ञात करना है एक तो, और ये सिद्ध करना है कि ये जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगी, ये क्या है भुजाएं हैं अब की बार, ठीक है, ना कि बिंदु। अगर भुजाएं दी हैं तो मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर कितना 2I माइनस J प्लस K, ये इसकी भुजा हो गई पहली, तो इसका मोड याद कीजिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 यानी √6। अब की बार और B क्या दिया है तो मैं I माइनस 3J माइनस 5K, ठीक, तो इसका मोड याद करना है, B का मोड, I का 1 मतलब 1 का 1 और 3 का 9, 5 का 25, 25 और 10 35, √35। और वेक्टर C कितना दिया है आपको, वेक्टर C ये रहा 3I माइनस 4J माइनस 4K, तो वेक्टर C का मापांक क्या होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, 16 16 32 और 9 √41, ठीक है, ये आया। अब अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि यदि ये A है, ये B है और यदि C है, तो क्या होगा कि A का वर्ग प्लस B का वर्ग बराबर किसके आना चाहिए, C के वर्ग के, यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है। तो ध्यान दीजिए हमने क्या माना था, A B और C, तो अगर इन तीनों का किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर आ जाए, वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब ध्यान दीजिए कि वेक्टर A का वर्ग क्या होगा प्लस वेक्टर B का वर्ग। देखिए वेक्टर A का वर्ग कितना है, √6 है, वेक्टर A की वैल्यू वर्ग हो जाएगा इसका 6, वेक्टर B कितना है 35 रूट में है लेकिन वर्ग होने के बाद 35 बचेगा ही, तो 6 और 35 कितना बच गया 41, और 41 को मैं क्या लिखूंगा √41 का वर्ग, ठीक, और √41 किसकी वैल्यू है वेक्टर C की, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया वेक्टर C के मोड के स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं ना तीनों भुजाएं, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर किसके C का स्क्वायर, तो हम कहेंगे अतः दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आधा सवाल तो हमारा हल हो गया।
तो अब निकालना है त्रिभुज के शेष दो कोण। तो त्रिभुज के शेष दो कोण कैसे निकलेंगे, देखिए अगर मैं कहूँ वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, आप जानते हैं फॉर्मूले से कोस थीटा वाले से, तो यहाँ से इसका निकलेगा एंगल। फिर वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का कोण निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर सी भी ज्ञात है, वेक्टर बी भी ज्ञात है और वेक्टर ए भी ज्ञात है। तो देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। तो पहले तो लिखना अतः दी गई भुजाएं दिए गए सदिश त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। अब निकालना है सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। एक बार ध्यान से देखें, ये था हमारा, है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले किस किस के बीच का निकाली, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण निकाली, ठीक है। तो निकाली जरा, वेक्टर ए व वेक्टर सी के बीच का कोण। इनके फॉर्मूला क्या होता है दो सदिशों के बीच का कोण का, कि कोस थीटा बराबर दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और दोनों सदिशों के मोड से भाग करना है। ये फॉर्मूला था कोस थीटा का। तो चलिए वेक्टर ए का मान कितना है, वेक्टर सी का मान कितना है, यहाँ पर रख लीजिए और फिर इनके मोड से भाग कर लीजिए। तो कितना कितना आएगा एक बार ध्यान दीजिए, 2i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर ए की वैल्यू थी, और वेक्टर सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3i माइनस 4j माइनस 4k। वेक्टर ए का मापांक कितना आया था आपका, √6, और वेक्टर सी का मापांक कितना आया था, √41। यहाँ पर रखिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 2 तिया 6, और माइनस एकम माइनस 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 प्लस 4, और 1 चौका 4 बटे √6 इंटू √41। अब ध्यान दीजिए, 4 4 कैंसिल, क्या बच गया आपका, 6/√6 इंटू √41। इस √6 अपॉन इसको मैं क्या लिखूँगा, √6 और बटे √41। तो इसे हम लिख सकते हैं 6/√41 कोस थीटा। तो एक एंगल क्या आ गया, थीटा बराबर कोस इनवर्स 6/√41, एक एंगल ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल ज्ञात करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी के। तो वेक्टर बी व वेक्टर सी के बीच का कोण। तो वेक्टर बी कितना, इसका कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होगा, वेक्टर बी का मोड, सॉरी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर बी का मोड और वेक्टर सी का मोड। तो वेक्टर बी कितना था, ध्यान दीजिए, वेक्टर बी था आपका i माइनस 3j माइनस 5k, और डॉट वेक्टर सी कितना था आपका, अभी तो लिखा था यहाँ पर, 3i माइनस 4j माइनस 4k, ये था, और नीचे इन दोनों के मोड से भाग कर दीजिए, √35 और √41। तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 कितना, माइनस माइनस प्लस के 12, और 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस बटे रूट, और नीचे क्या आ जाएगा, √35 इंटू √41। अब ध्यान दीजिए, 3 और 12 15, 15 और 20 35, 35 अपॉन √35 और इंटू √41। अब 35 अपॉन √35 को क्या लिख दो, √35 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा √41, या कह दो √35 अपॉन √41, ये कोस थीटा, या थीटा बराबर कोस इनवर्स √35 अपॉन √41। तो शेष दो कोण भी ज्ञात हो गए, ठीक है, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ यहाँ पर। देखिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन है, ये दो बिंदु देगा और कहेगा कि एक इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 या कुछ कोई भी अनुपात दे देगा, उसमें अंतर विभाजित करती है या बाह्य विभाजित करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कराएंगे। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु P है और मान लीजिए बिंदु कोई Q है, ठीक, और ये कह रहा है बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली एक रेखा, या मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा ये है, पर एक बिंदु और है जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, 2:3 में। सपोज करो बिंदु यहाँ पर है R, ठीक,
और ये कर रहे हैं इसको 2:3 में विभक्त अंतःविभाजित। अंतःविभाजित का मतलब इन दोनों बिंदु के अंदर, अगर वो कहता है बाह्य विभाजित तो कहीं बाहर पॉइंट आता। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर हम इसके स्थिति सदिश खींचे, सपोज करो ओ से आ रहे हैं तो ओ का स्थिति सदिश पी का स्थिति सदिश होगा ओ पी, ओ का क्यू का स्थिति सदिश होगा ओ क्यू, तो आर का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ आर। तो सबसे पहले लिखिए ओ पी ये ओ पी की वैल्यू है 2, -5, 1 और ओ क्यू बराबर 1, 4, -6, या इसके सदिश फॉर्म क्या बनेगी 2i - 5j + 1 के यानी के, और ओ क्यू क्या बनेगी स्थिति सदिश i + 4j - 6 के। ठीक, ये दिया है। तो जब भी आपको ऐसे कहे कि एक बिंदु ए है, एक या पी है, क्यू है, इसका आर का स्थिति सदिश, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आर का स्थिति सदिश क्या होगा, जो अब के अनुपात है। पहले एक फॉर्मूला लिखिए, सूत्र क्या होगा, सूत्र कि अगर एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक वेक्टर सी अंतः विभाजित कर रहा है m/n में, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी का स्थिति सदिश यानी ओ सी बराबर, डायरेक्ट लिखिए ओ सी बराबर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये आपको याद रखना है, यानी सी का स्थिति सदिश क्या होगा, m इंटू बी प्लस एन इंटू ए और अपॉन दोनों अनुपातों का योगफल। तो r का स्थिति सदिश क्या होगा, ये m की वैल्यू क्या है, m जो पहले आ रहा है ये m है, ये n है, तो लिखे ना 2 इंटू बी, बी क्या है जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, तो ओ क्यू 2 इंटू ओ क्यू प्लस यहाँ पर n आएगा 3 इंटू यहाँ a क्या है p यानी ओ पी अपॉन और इन दोनों का योगफल 2 + 3। तो ओ आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही 2i - 5j + k + 3, ओ पी की वैल्यू कितनी है, ये रही i + 4j - 6k, और अपॉन कितना होगा 2 और 3 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4i - 2 पंजे 10j + 2 एकम 2k बराबर प्लस 3 एकम 3i - 3 चौक 12k j और -3 चौक 18k और अपॉन 5। अब ध्यान दीजिए, आई में जुड़ेगा तो 4 और 3i कितना हुआ यहाँ से मिलकर 7i, या -10j और +12j कितना हुआ +2j, -18 और प्लस के 2 कितना बचा -16k और बटे 5। ये आपका ओ आर का स्थिति सदिश हो जाएगा, यही आपका क्या बनेगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब वो टाइम है, ये बोर्ड का टाइम चल रहा है, अब आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं देखना, केवल पुराने ही क्वेश्चन किए गए की प्रैक्टिस करनी है। जो मैं करा रहा हूँ वो सफिशेंट है, भरोसा रखिए आप, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा हेल्प ले सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको इसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप PDF इसके नोट्स जो मैंने सॉल्यूशन कराए हैं इन सब फ्री में ले सकते हैं।